तो लास्ट क्लास में हमने जो है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम के लिए पढ़ा था, बीम एनालिसिस पढ़ा था हमने। उसमें लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें शेयर फोर्स की डायग्राम से जो बेंडिंग मोमेंट बनानी थी, तो उसमें जो लास्ट फिगर थी उसका मैंने कहा था कि वो मैं बाद में आपको उसको सॉल्व करके सेपरेट पेज पे तो आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो पहले वो देख लेते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, आपके पास होगी स्लाइड्स, आप स्लाइड्स में देख लें। ऐसी फिगर बनती है एंड में। उससे पहले की शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हम बना चुके थे, लेकिन यहाँ से इस टोटल एरिया से 180 कैसे आता है, यहाँ पे ये सिर्फ आपको समझाना है। एक जो मैंने बात की थी कि अगर आपके पास यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा हो, तो उस केस में आपके पास जो कर्व बनती है वो शेयर फोर्स की, वो क्यूबिकल कर्व बनती है। और क्यूबिकल कर्व जो है वो इस टाइप की होती है कि इस तरह की आपके पास एक कर्व बनी। तो ये जब कर्व बनती है तो इसमें आपके पास दो चीजें होती हैं कि अगर आपके पास ये वाली कर्व बन रही है, ये देखें ज्यादा एरिया है, और ये वाला एरिया जो है आपके पास कम है। ठीक है। तो जो ज्यादा एरिया होता है इस तरह का कर्व, जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपका लोड असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपका ये कर्व बनेगा, और अगर आपका लोड डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपका ये वाला कर्व बनेगा। तो दोनों केसेस में जो है हमारे पास जो एरिया होता है, तो ये देखिए ये यहाँ से शो किया गया है कि अगर इसको एक रेक्टेंगल के थ्रू शो किया जाए और ये वाली आपके पास कर्व आ जाए, तो ये आपके पास लार्ज एरिया हो गया, ये आपके पास स्मॉल एरिया हो गया। तो जो लार्ज एरिया है उसका फार्मूला बताया भी था कि ये 2/3b/h के इक्वल होगा, और जो स्मॉल एरिया है वो आपके पास 1/3b/h के इक्वल होगा। तो आप इस फिगर के को देखें तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 24 था, और जो हमारे पास यूवीएल था उसकी वैल्यू 9 किलो न्यूटन आ रही थी। तो 24 माइनस 9 करेंगे, यहाँ तक 15 आ गया। ये असेंडिंग ऑर्डर वाला यूवीएल था। फिर उसके साथ ही अटैच डिसेंडिंग ऑर्डर वाला यूवीएल था। तो उसमें अगर देखें उसकी वैल्यू भी सेम थी, 9 थी। तो 15 से डिसेंडिंग ऑर्डर वाला हमने किया 9, तो 6 आ गया। और 6 जो है यहाँ पे आपके पास डाउनवर्ड रिएक्शन था, तो वो आपके पास आ गया। ये तो शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। अब ये जो डायग्राम बनी, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए, इस पूरे एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं कि ये आपके पास जो यूवीएल लगा था जहां तक 24 से लेके 15 तक, ठीक है। तो ये यूवीएल हमने एक इसको डॉटेड लाइन से सेपरेट कर दिया, और उसके नीचे का जो एरिया है वो आपके पास सिंपल रेक्टेंगल बच जाता है। सिमिलरली अगर दूसरे यूवीएल का देखें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला था, ठीक है। 6 तक, 15 से 6 तक आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो है वो क्यूबिकल कर्व है, और उसको अगर हम सेपरेट करें डॉटेड लाइन से तो उसके नीचे आपके पास ये रेक्टेंगल रह जाता है। तो आपके पास टोटल 4 एरियाज को कंबाइन करके इस शेप का टोटल एरिया निकल आएगा। तो वो जो 4 एरियाज हैं उसमें इसको हमने A1 का नाम दे दिया, इसके नीचे जो रेक्टेंगल है इसको A2 का नाम दे दिया, इसे हमने A3 का नाम दे दिया, और ये नीचे जो रेक्टेंगल है इसको हमने A4 का नाम दे दिया। तो जो A1 है वो आपके पास कौन सा है, वो लार्जर एरिया है, यानी असेंडिंग ऑर्डर वाला है। तो उसका एरिया 2/3b/h के इक्वल होता है। तो 2/3b जो है आपका 6 हो गया, h आपका जो है 9 है, b आपका ये बेस है, और h आपकी ये हाइट है। तो ये हाइट कितनी है, ये 24 है, ये 15 है। 24 से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली हाइट आ जाएगी जो कि 9 है। तो 2/3 6 इंटू 9, ये 36 वैल्यू इससे आ जाती है। A2 एरिया जो है हमारा वो हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल है, तो बेस इंटू हाइट, बेस 6 मीटर है और हाइट अगर आप देखें ये 15 है, तो 15 इंटू 6। सिमिलरली फॉर A3 ये आपके हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्यूबिकल कर्व था, तो ये हमारे पास 1/3b/h की इक्वल होता है। तो 1/3 बेस इसकी 6 मीटर है, और हाइट अगर इसकी हम देखें तो ये 15 से 6 माइनस करें तो ये आपके पास 9 वैल्यू आ जाती है। 9 आपके पास ये हो जाएगा, इसके नीचे आपके पास 6 रह जाएगा। तो 1/3 बेस 6 और 9 आपके पास हाइट हो गई, तो इससे वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। A4 को अगर हम देखें, ये नीचे जो रेक्टेंगल बच जाता है, ये 6 इसकी हाइट है और 6 इसकी विड्थ है। तो 6 इंटू 6 36। इन चारों एरियाज को हम ऐड करेंगे, 36 प्लस 90 प्लस 18 प्लस 36, इससे हमारे पास 180
वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर की जो लास्ट शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी उसमें हमने जो है ये वाली डायग्राम जो है इस शेयर फोर्स के एरिया से बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनाई थी। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये आपका तो ये हो गया। अब इसके अलावा आज का जो लेक्चर है वो हमारा है एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट फ्रेम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट बीम्स और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट फ्रेम। ठीक है। अब इसके एनालिसिस के जो स्टेप्स हैं तो वो आप पहले देख लें कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हमने जो है इसका एनालिसिस करना है किसी भी फ्रेम का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो भी फ्रेम दे दिया जाए उसकी आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना देनी है। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का आपको पता है, ऑलरेडी मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं पहले और दूसरे लेक्चर में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 1 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले आपने बनानी है। सेकेंड जो आपके पास स्टेप है वो आपने क्या करना है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करनी है, SI। ये भी हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेसी के टॉपिक में। थर्ड जो है वो आपका है कैलकुलेट रिएक्शंस एट सपोर्ट्स। तो आपने सपोर्ट पे जो रिएक्शंस आपके हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। फोर्थ जो आपका है वो आपका है इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ मेंबर्स। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो चीज है ये थोड़ी सी शायद आपके लिए नहीं हो, इससे पहले जो पहले 3 स्टेप्स हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी फ्रेम की। तो ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आपकी है, तो ये पहले तो जिस तरह आपका होता है बीम में, बीम तो सिंपल एक ही आपके पास मेंबर है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बीम्स और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से फ्रेम बनता है, तो हर एक मेंबर को हमने इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई करना है। इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई होगा तो फ्रेम के हर एक मेंबर की पहले सेपरेट सेपरेट शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी, उसके बाद हम उसकी कंबाइंड शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो ये वाले स्टेप्स को फॉलो करके हम जो है डिटर्मिनेट फ्रेम को एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आपके पास एक सिंपल सी फ्रेम है, इसका आपने एनालिसिस करना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है, जिसमें आपके पास BC मेंबर पे 20 किलो न्यूटन लोड सेंटर पे लगा हुआ है और AB मेंबर पे भी सेंटर पे 10 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है। ये दो आपके पास लोडिंग्स हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो डिटर्मिनेसी पे अगर हम आए तो डिटर्मिनेसी इसकी सेम वही है जो कि हम बीम के लिए यूज करते हैं। हमारे पास ये 3 आपके पास जो है यहाँ रिएक्शन आएंगे। जो हमारे पास हिंज सपोर्ट है उस पे आपके पास 2 रिएक्शन आएंगे और जो हमारे पास रोलर सपोर्ट है उस पे आपके पास एक रिएक्शन आएगा। तो टोटल हमारे पास जो अननोन रिएक्शन है वो कितने हो गए, वो आपके पास टोटल 3 अननोन रिएक्शंस हो गए। तो इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला भी सेम हमारे पास वही है जो कि बीम के लिए था, SI = RA-3। तो RA आपके पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस हैं और 3 जो है वो आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 0। तो ये आपके पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। नेक्स्ट स्टेप आपका है सपोर्ट रिएक्शंस का। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करना सेम वैसे ही प्रोसीजर है जैसे हम बीम के लिए करते हैं कि हम किसी भी एक सपोर्ट पे समेशन ऑफ मोमेंट = 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो आपके पास कोई भी जिस पे आप समेशन ऑफ मोमेंट = 0 लेते हैं तो वो जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके आपका वर्टिकल रिएक्शन फाइंड हो जाता है। यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये फ्रेम है तो यहाँ पे आपके पास समेशन fx भी यूज होगा। समेशन fx = 0 करेंगे इस पूरे फ्रेम पे। ठीक है। पूरे फ्रेम पे समेशन fx = 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास ये ax है हिंज सपोर्ट पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, और एक आपके पास जो है
ये 10 किलो न्यूटन है। तो ax प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में है। तो ax आपका माइनस 10 किलो न्यूटन हो जाएगा और ax आपका 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। आपने डायरेक्शन इसकी चेंज कर देनी है। इसके बाद जो है आपके पास समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए, सपोर्ट ए पे आपके जो है समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया। तो ऐसी तमाम फोर्सेस जिसका ए सपोर्ट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, तो उसकी वजह से मूवमेंट काज होगी। तो अगर हम देखें ए के 10 किलो न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी। इस 20 किलो न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी। और इस dy का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से मूवमेंट काज होगी। ये जो 10 है, इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी। तो लोड की जो आपके पास मैग्नीट्यूड है लोड का, वो 10 किलो न्यूटन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपके पास 5 फीट है। तो -10 इंटू 5। इसी तरह अगर ये आपका देख लें, तो ये 20 की वजह से जो मोमेंट काज होगी सपोर्ट ए पे, वो भी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लोड 20 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें ए के साथ वो हमारा 5 फीट है। तो -20 इंटू 5। फिर इसके बाद जो है अगर आप ये देखें, ये dy की वजह से जो मूवमेंट हमारी काज होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। dy इंटू डिस्टेंस जो आपका है वो 10 है, ठीक है, 5 फीट और 5 फीट। तो टोटल आपका 10 dy हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से dy की वैल्यू निकाली तो 15 किप्स जो है वो आपका आंसर आया, रिएक्शन आया। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है आपके पास, ये यहाँ पे गलती से क्लॉकवाइज लग गई है। एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे इस केस में हमने पॉजिटिव लिया है। तो dy हमारा 15 के पा जाएगा। जब dy 15 के पा गया, इसके बाद हम समेशन fy इज इक्वल टू 0 जो है अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेंगे। तो जो भी आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, उन सब का समेशन आपने इक्वल टू 0 ले लेना है। तो हमारे पास एक अपवर्ड ay है, एक अपवर्ड dy है। तो ay प्लस dy और एक डाउनवर्ड 20 है। तो ay प्लस dy माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से ay की वैल्यू निकालेंगे तो ay प्लस dy की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 15 किप है। तो ay प्लस 15 माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से ay की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 5 किप्स जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमारे जितने भी सपोर्ट रिएक्शन थे, दो आपके हिंज सपोर्ट पे थे, एक आपका रोलर सपोर्ट पे था। तो ये सपोर्ट रिएक्शंस तो आपके फाइंड आउट हो गए हैं। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने वाला जो स्टेप है वो आपका हो गया। तो इसके बाद हम फ्रेम के केस में क्या करते हैं। फ्रेम के केस में हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स के कॉम्बिनेशन से जो है आपका फ्रेम बनता है। तो वो जो आपके पास डिफरेंट मेंबर के कॉम्बिनेशन से आपके पास फ्रेम बनता है, तो हर मेंबर को हमने इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई करना है। अगर हर मेंबर हमारा इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई होगा तो ही हमारा ये जो है पूरा फ्रेम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे कि हमने ट्रस के केस में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका कोई भी पार्ट आप उठा लें तो वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास टोटल 3 मेंबर्स हैं, एक ए बी मेंबर, एक बी सी मेंबर, एक आपके पास सी डी मेंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट मेंबर पे आते हैं, ए बी मेंबर पे। तो आपके पास अगर ए बी मेंबर देख लें तो ये आपके पास ए बी मेंबर है, ये आपके पास बी सी मेंबर है और ये आपके पास सी डी मेंबर है। हम क्या करेंगे इस केस में कि हम जितने भी मेंबर्स हैं उस तीनों मेंबर्स को हमने सेपरेट कर दिया है। अब जब तीनों मेंबर्स को हमने सेपरेट कर दिया है, तो अगर आप इस पहले मेंबर को देखें, क्योंकि हम अभी फिलहाल मेंबर ए बी को कर रहे हैं, तो मेंबर ए बी को अगर आप देखें तो ये मेंबर ए बी जो आपका है, ये आपके पास इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस पे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए और इस पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको देखें तो इसमें ये होना चाहिए कि आपके पास जितनी फोर्स एक्स डायरेक्शन में राइट वर्ड लग रही है, सेम उतनी फोर्स आपके पास लेफ्ट वर्ड लगनी चाहिए। जितनी फोर्स आपके पास वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, उतनी ही फोर्स आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड लगनी चाहिए। और जितनी मूवमेंट आपके पास इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके अगेंस्ट अगर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो इन केसेस में आपके पास क्या है, तो ये जब केसेस होंगे तो ही आपके पास ये मेंबर जो है इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई होगा। और इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई का मतलब ये है कि आपकी इक्विलिब्रियमली कंडीशंस जो है या इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है वो इस मेंबर पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। और वो जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो ये जब हम इस पे करेंगे तो सबसे पहले अगर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को देख लें, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एंड हम ओपन अप करते हैं, जिस तरह ये बी एंड जो है ये यहाँ पे इस बीसी मेंबर के साथ कनेक्टेड था, तो ये हमने ओपन अप किया। तो हमने पढ़ा है इंटरनल लोडिंग्स के बारे में लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास जब भी कोई सेक्शन कटता है या इस तरह का कोई जॉइंट जो है वो ओपन अप होता है, तो उस पे तीन किस्म की लोडिंग्स आती हैं। एक आपके पास शेयर फोर्स, एक आपके पास बेंडिंग मोमेंट, एक आपके पास नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यानी एक आपके पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स आती है, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स आती है, एक आपके पास रोटेशन जो है वो मूवमेंट में आती है। तो जब बी को हम ओपन अप करेंगे तो एक आप हमारे पास बी एक्स होगा, एक हमारे पास बी वाई होगा, एक हमारे पास मोमेंट एट बी होगा। ठीक है, तो इसे अगर आप देखें, सबसे पहले समीशन एफ एक्स करते हैं इस स्पेसिफिक मेंबर पे, सिर्फ इस मेंबर की बात हो रही है, तो वो आपके पास समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे। दिस डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर आप देखें एक्स डायरेक्शन में एक आपके पास ये 10 लगा हुआ है, एक आपके पास ये 10 लगा हुआ है, एक आपके पास बी एक्स लगा हुआ है। तो 10 आपके पास एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और बी एक्स भी आपका नेगेटिव है। इक्वल टू जीरो, यहां से बी एक्स की वैल्यू निकाली तो ये आपके पास जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बी एक्स पे आपके कोई हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो नहीं लगनी चाहिए। अगर आप विजुअली भी देख लें तो 10 किलो न्यूटन यहाँ पे लगा हुआ है एक्स डायरेक्शन में, 10 किलो न्यूटन पे यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो आपके पास मेंबर है, इसको कोई 10 किलो न्यूटन इस तरफ पुल कर रहा है और कोई 10 किलो न्यूटन इस तरफ पुश कर रहा है, तो ये स्टेबल अपनी जगह पे इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई रहेगा। इसके बाद जो है समीशन एफ वाई इस पे लेंगे, तो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो लेंगे। तो दो ही हमारे पास फोर्सेज हैं, एक हमारे पास ए वाई अपवर्ड और एक हमारे पास बी वाई डाउनवर्ड। तो ए वाई अपवर्ड है पॉजिटिव, माइनस बी वाई डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, इक्वल टू जीरो। तो ए वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, रिएक्शन है हमारा सपोर्ट का, तो वो हमारे पास 5 है, माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बी वाई इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि बी वाई आपके पास सेम टू सेम डाउनवर्ड ही रहेगा। तो अगर आप विजुअली भी देख लें तो अपवर्ड 5 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इसको आप सेटिस्फाई इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई करने के लिए डाउनवर्ड आपके पास जो है वो 5 किलो न्यूटन होना चाहिए। सिमिलरली समेशन ऑफ मूवमेंट अगर आप देख लें तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो हम ले लेते हैं। ठीक है, जब ये मूवमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो हमने ले लिया, तो आपके पास क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एक एम बी लगा हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव एम बी हो गया, इस 10 किलो न्यूटन की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस ये आपके पास इस 10 किलो न्यूटन की वजह से जो आपके पास मूवमेंट है वो 10 इंटू डिस्टेंस जो होगा वो 5 किलो न्यूटन होगा, और इस 10 की वजह से जो आपके पास मूवमेंट है वो आपके पास क्लॉकवाइज है, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, एम बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 50 किलो न्यूटन, 50 किप फीट। यही तीन फोर्सेस हैं, यही दो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से मूवमेंट काज होगी। क्योंकि बाकी अगर आप 5 किलो न्यूटन को देख लें, बी एक्स को देख लें और बी वाई को देख लें, तो ये आपके पास
इसी पॉइंट से पास हो रही हैं, पॉइंट बी से, तो इसलिए इसकी वजह से मोमेंट काज नहीं होगी। तो ये जो है आपके पास इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई हो जाता है इस तरह, जब इस पे तीनों जो आपकी इक्वेशंस हैं, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो ही आपके पास जो है इसकी वैल्यूज जो है वो ये इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम अब ये B जो है ये कनेक्टेड है, ये जॉइंट B ये AB मेंबर के साथ भी कनेक्टेड है और ये आपका BC मेंबर के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये जब AB मेंबर के साथ कनेक्टेड है और BC मेंबर के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे तो हमने मेंबर को इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई किया। अब हम क्या करते हैं कि इस जॉइंट को भी इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई करते हैं। और जॉइंट आपका इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई कैसे होगा? जॉइंट आपका इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई ऐसे होगा कि ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो समेशन एफ एक्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी बी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही थी, तो वो तो यहाँ पे होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब है ही नहीं कोई फोर्स, तो ऑलरेडी आपके पास एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है। वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास बी वाई डाउनवर्ड है, तो हमारे पास इसका समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करने के लिए हमारे पास बी वाई जो है वो अपवर्ड होना चाहिए। सिमिलरली अगर मूवमेंट के लिए देखें तो यहाँ पे ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी चाहिए, तभी ये जॉइंट बी जो है इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई होगा। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इस मेंबर से जो लोड्स ट्रांसफर होंगे यहाँ पे इस मेंबर पे, क्योंकि ये जॉइंट बी तो दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो लोडिंग्स हैं वो यहाँ पे जो ट्रांसफर होंगी तो वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगी। और अगर आप इंटरनल लोडिंग्स का जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें भी देख लें, तो आपके पास जब सेक्शन कटता है तो सेक्शन के एक तरफ जो डायरेक्शंस होती हैं लोडिंग्स की, वो दूसरी तरफ ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, तो ये जब आप लोड ट्रांसफर कर देंगे यहां से यहां, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बीसी मेंबर की तरफ जाएंगे। Member BC has no force acting in horizontal direction, so equilibrium condition is horizontal direction is satisfied. अब इस member BC पे अगर आप देख लें तो कोई भी फोर्स आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो अब यहाँ पे कोई भी फोर्स आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका यहाँ सेटिस्फाई है। फिर उसके बाद अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देख लें तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस हमने पॉजिटिव ले ली, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो एक आपके पास बी वाई है, एक आपके पास सी वाई है और एक आपके पास डाउनवर्ड 20 है। तो बी वाई और सी वाई अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, -20 इक्वल टू 0, तो सी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 किप्स। बी वाई जो है वो आपके पास 5 उसकी वैल्यू है, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं इससे पहले ए बी मेंबर में। तो 20 आपका ये है और बी वाई आपका 5 है, तो 5 -20 -15 आ जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड पे ये जाएगा, तो ये आपके पास 15 किप्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर मूवमेंट के लिए देखें तो यहाँ पे आपके पास समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू 0 हमने ले लिया। ठीक है, क्योंकि एम बी तो आपका यहाँ पे है। अब हमने क्या किया है कि सी को भी ओपन अप किया है, तो सी पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये तीन चीजें होती हैं, क्योंकि जब भी हम ओपन अप करते हैं या हम सेक्शन काटते हैं तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या होता है कि हम तीन किस्म की इंटरनल लोडिंग्स लेते हैं। तो हम समेशन मूवमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू 0 यानी थर्ड जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो देखते हैं कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। तो उसके लिए अगर आप देखें तो ये आपके पास डायरेक्शन, ये आपके पास मूवमेंट आ रही है एम बी, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं -50। इस बी वाई की वजह से जो मूवमेंट काज होगी ये भी आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो बी वाई इंटू डिस्टेंस 10, तो ये आपके पास क्या है -5 इंटू 10। 20 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो पॉजिटिव ले ली, +20 इंटू 5 इक्वल टू 0। यहां से आपने किया -50, ये -50 +20 इंटू 5, तो -100 +100 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि आपका
यहाँ पे आपके समीशन ऑफ मूवमेंट जो है वो इक्वल टू 0, वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो मेंबर बीसी जो है वो भी आपका इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई हो गया, यानी उस पे समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेंबर हमारा अब क्या है कि जॉइंट सी जो है उसको भी इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें सी वाई अपवर्ड लगा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला सी वाई आपका डाउनवर्ड लग जाएगा। ठीक है, तो सी वाई जब डाउनवर्ड लग जाएगा तो इस केस में अगर आप देख लें तो ऑलरेडी नो फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड नो मूवमेंट प्रोड्यूस्ड, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे ना तो कोई आपके पास कोई ऐसी फोर्स लगी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना तो आपके पास कोई ऐसी फोर्स लगी है जिसकी वजह से मूवमेंट काज हो। तो इन दोनों केसेस में जब हमारे पास ये दो केसेस हैं तो हमारे पास समीशन एफ एक्स एंड समेशन ऑफ मूवमेंट, ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ जो आपके पास एक चीज है वो आपके पास समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 जो है वो हमने सेटिस्फाई करना है। तो उसको अगर आप देख लें समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो आपके पास सी वाई डाउनवर्ड है 15 किलो न्यूटन, यहाँ पे अपवर्ड है तो 15 माइनस 15 डी वाई हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, और हमारे पास जो सी वाई है वो आपके पास 15 है। तो ये दोनों केसेस में आपके पास 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये ऐसे जो है हमने आपके पास कोई भी फ्रेम आ जाए तो उसको आपने ऐसे एनालाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, उसके बाद हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड की, फिर हमने पूरे फ्रेम का सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड किए। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के बाद हमने जितने भी मेंबर्स हैं फ्रेम के उसको इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई किया। जब आपके पास ये मेंबर्स इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई हो गए, इसके बाद हम क्या करते हैं कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो मेंबर वाइज हमने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो अगर हम मेंबर ए बी को देख लें तो ये हमारे पास मेंबर ए बी की वही डायग्राम है जो इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई है। तो मेंबर ए बी को अगर हम देख लें तो आपके पास इसकी शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगी, क्योंकि ये आपके पास वर्टिकल मेंबर है। तो इसके नीचे आपका ये देखें, यहाँ पे ए के नीचे लाइन आ जाएगी, यहाँ पे बी के नीचे लाइन आ जाएगी, और यहाँ ऐसे इसकी शेयर फोर्स बनेगी और ऐसे इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। तो अगर यहाँ पे आप देख लें तो आपके पास 10 किलो न्यूटन अपवर्ड है, 10 किलो न्यूटन आप अपवर्ड गए, उसके बाद आप यहाँ तक आए सेंटर तक, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, और उसके बाद आपके पास ये 0 ही जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे अगर आए तो यहाँ पे अगर देखें 0, आपके पास बेंडिंग मोमेंट 0 से स्टार्ट होके ये एरिया आपका ऐड होगा, पॉजिटिव एरिया है, तो ये 10 इंटू डिस्टेंस 50, तो यहाँ से ये आपके पास 50 किलो न्यूटन आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास कोई ऐसी फोर्स या कोई ऊपर एरिया नहीं है जिसकी वजह से मूवमेंट काज हो, तो आप यहाँ तक आ गए, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एम बी की वैल्यू जो है वो 50 है। सिमिलरली फॉर मेंबर बीसी, तो वही मेंबर बीसी की डायग्राम जो कि हम इक्विलिब्रियमली सेटिस्फाई कर चुके हैं उसे हम देखेंगे। तो हमारे पास ये बीसी मेंबर है, तो यहाँ पे ये बी के नीचे लाइन आ गई, यहाँ पे ये सी के नीचे लाइन आ गई आपके पास, और बी शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट लिया। बी वाई अपवर्ड है 5 किलो न्यूटन, आप 5 किलो न्यूटन अपवर्ड आए, फिर उसके बाद आप सेंटर तक आए तो आपके पास यहाँ पे 20 डाउनवर्ड था, तो 5 माइनस 20 माइनस 15 हो गया। -15 आप यहाँ तक आए, तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन सी वाई जो है वो आपका +15 था, तो ये +15 यहाँ पे होके 0 हो गया। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं तो आपका स्टार्ट से ही अगर आप देख लें तो आपके पास क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट एम बी 50 लगी हुई है, तो यहाँ पे आपके पास 50 पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद और पॉजिटिव आपके पास है दिस एरिया ऑफ दिस पॉजिटिव एरिया रेक्टेंगल का, तो बी इंटू एच, बी भी 5 है और एच भी आपके पास 5 है, तो 5 इंटू 5 25 पॉजिटिव है, तो 50 प्लस 25 यहाँ तक आपके पास 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेगेटिव रेक्टेंगल एरिया है, तो वो आपके पास एरिया बी इंटू एच,
बेस 5 है और h जो है वो -15 है, तो 5 इंटू -15 ये आपके पास -75 हो जाएगा। तो +75 से -75 करेंगे, ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो मेंबर है हमारा मेंबर सी डी, उस पे आएंगे। तो वो अगर आप देख लें तो सी डी मेंबर पे कोई ऐसी फोर्स नहीं लगी जिसकी वजह से हमारे पास जो है बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा हो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही आपके पास फोर्स लगी है, जो कि आपके पास अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर है। ठीक है, तो ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की सेपरेट जो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें, वो हमारे पास क्या है कि कंबाइंड शेयर फोर्स और कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। कंबाइंड शेयर फोर्स एंड कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रा होती है, ये आपके पास सिंपल है कि ये जो आपकी डायग्राम्स बनी है, इस मेंबर आपके पास जो फ्रेम बनेगा कंबाइन कंबाइन आपने फ्रेम बना देना है, और उस फ्रेम के मुताबिक ये जो आपके पास जैसी शेयर फोर्स आ रही है, जिस तरह यहाँ पे ये 10 आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ पे ये आपके पास 5 इस तरह गया, 15 डाउनवर्ड आया, और आपके पास फिर ये आया, और सी पे आप सी डी का जो है वो आपका शेयर फोर्स 0 था। तो यहाँ पे अगर आप देख लें ये वही है आपके पास ए बी मेंबर की शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपकी बी सी मेंबर की शेयर फोर्स डायग्राम हो गई, और ये आपकी सी डी मेंबर आपके पास हो गया। इसी तरह अगर बेंडिंग मूवमेंट को देख लें तो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे 50 और यहाँ पे इस तरह की डायग्राम बनी थी, यहाँ पे आपके पास बेंडिंग मूवमेंट की ये डायग्राम बनी थी, और यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आपके पास 0 थी। तो ये जब आप देख लें यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो सेम वही बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपने वहां से उठा के सिंपल इस जो ये जो आपके पास फ्रेम है इस पे लगा देनी है। तो ये हमारी हो जाती है कंबाइंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो इस तरह हमने जो है किसी भी फ्रेम को एनालाइज करना है तो वो आपने ये स्टेप फॉलो करके जो है वो एनालाइज करना है। ये जो है आपको एग्जांपल है फॉर होमवर्क, ये आपने खुद करनी है। पीछे जो आपके पास ये जो एग्जांपल हुई है उसी से रिलेटेड है, जस्ट जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपका यूडीएल आ गया है। यूडीएल की वजह से ज्यादा क्या चेंजेस आ जाएंगी, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में थोड़ी सी आपके पास चेंज आ जाएगी, क्योंकि ये भी लोड आपका टोटल लोड लेते हैं तो सेंटर पे एक्ट करेगा, तो 6 इंटू 6 36 आपका सेंटर पे एक्ट हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम वही उसी तरह का आपके पास जो है फ्रेम है, लोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आपके वो है क्या कहते हैं डिस्टेंसेस या स्पैन जो है वो आपका डिफरेंट है। दिस क्वेश्चन इज सेम एज प्रीवियस एग्जांपल, जस्ट एडिशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एडिशन है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। तो ये आपके पास मूवमेंट डायग्राम कंस्ट्रक्टेड बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है। मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अगर आपके पास कोई बीम है जिसपे यूडीएल भी लगा हुआ है, पॉइंट लोड भी लग जाता है, अक्सर उस पे आपके पास सपोर्ट रिएक्शन भी उस केस में आते हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल मूवमेंट लग जाती है, तो उनकी वजह से आपके पास एक शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनती है। लेकिन हर एक का इलेक्ट अलग हर एक का इफेक्ट जो है इस पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस तरह हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से ये होता है कि हर एक का अलग अलग इफेक्ट पहले देख लेते हैं, फिर उसी को आपस में कंबाइन करके सुपर इम्पोज कर देते हैं, तो इसको मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास मूवमेंट लगी हुई है तो मूवमेंट के केस में आपके पास ये डायग्राम बनती है बेंडिंग मूवमेंट, और अगर यूवीएल लगा हुआ है तो यूवीएल के केस में क्यूबिकल कर्व आपका जो है वो आता है बेंडिंग मूवमेंट का। जिस तरह ये आपके पास एक एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल आपके पास क्या है कि एक यूडीएल सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लगा हुआ है और 20 किलो न्यूटन एक्सटर्नल मूवमेंट लगे हुए हैं। तो इसकी जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपकी शेयर फोर्स यानी रिएक्शन फाइंड करके शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो बनती है वो आपके पास इस टाइप की बनती है कि -20 से स्टार्ट होके, क्योंकि ये देखें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 20 है, तो ये -20 हो गया।
-20 से स्टार्ट होके आपके पास फिर इस 5 किलो न्यूटन की वजह से जो आपका शेयर फोर्स का एरिया आएगा उससे आपके पास 90 वैल्यू आएगी। ठीक है, 90 वैल्यू आएगी तो उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 90 आ जाता है तो -20 + 90 ये 70 हो गया। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो है दोबारा यहाँ पे अगर आप देख लें ये आपके पास क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ये +20 आ जाता है। तो ये जो आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली बनी है वो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ सुपर पोजिशन से कैसे ड्रा होती है, वो ये है कि अगर आप सिर्फ यूडीएल का लोड ले लें, सिर्फ यूडीएल की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा होगी वो आपके पास ये इस टाइप की ड्रा होगी। ठीक है, और अगर आप 20 किलो न्यूटन जो आपका 20 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट लगी है इस सपोर्ट पे, हिंज सपोर्ट पे, तो उसकी वजह से जो मोमेंट का डायग्राम बनेगी वो -20 इस टाइप की बनेगी। सिमिलरली इसकी वजह से जो आपकी मोमेंट डायग्राम बनेगी वो आपके पास ये बनेगी। तो इन तीनों को कंबाइन करके सुपर इम्पोज करके जो फाइनल हमारे पास डायग्राम बनती है वो क्या बनती है कि -20 से स्टार्ट हुआ, फिर आपका 90 ऐड हुआ तो 70 हो गया, फिर आपका जो है 90 यहां से माइनस हुआ तो आपके पास -20 आया और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी -20 है। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, ड्रा द मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन एट द टॉप ऑफ द फिगर below using the method of superposition. Consider the beam can be cantilevered from the support at B. तो यहाँ पे आपके पास ये एक बीम दे दी गई है और यहाँ पे कहा गया है कि इसकी मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो 20 किलो न्यूटन मीटर का आपके पास यहाँ पे एक्सटर्नल मूवमेंट लगी हुई है, उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट काज होगी ये मोमेंट आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो -20 हो जाएगा और यहां तक आपका आके यहाँ पे ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह इसकी वजह से देख रहे ये 8.33 किलो न्यूटन यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है और 6.77 किलो न्यूटन यहाँ पे आपके पास सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है। तो इसकी वजह से जो आपकी मूवमेंट काज होगी वो आपके पास जो है वो इस टाइप की मूवमेंट काज होगी। ठीक है, यानी यहां से आपका 49 आपके पास यहाँ पे आया और यहाँ पे ये आपके पास डाउन हो गया। सिमिलरली अगर आप इस यूवीएल की वजह से देखें तो यूवीएल की वजह से जो हमारे पास मूवमेंट काज होगी, मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगी वो आपके पास इस टाइप की बनेगी। तो इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास कंबाइन डायग्राम बनेगी वो आपके पास मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से बनेगी और वो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे -20 था, -20 यहाँ पे 2 मीटर के बाद ये देखें 8 किलो न्यूटन का इफेक्ट आ रहा है। इस 8 किलो न्यूटन का जो इफेक्ट आएगा वो आपने साथ में ऐड कर देना है, ये आपके पास ऐड हो जाएगा और साथ में यूडीएल यानी 8 किलो न्यूटन और ये यूवीएल जो है ये एक ही पोजीशन पे जो है ऐड हो रहे हैं, इसलिए ये यहाँ से आपके पास ये वाली कर्व बन जाती है। इसके अलावा जब आप शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास ये वाली मूवमेंट्स लग रही हों तो आपके पास पॉजिटिव मूवमेंट होती है, कनकेव अपवर्ड होती है इस टाइप को, यानी किसी भी बीम पे अगर मूवमेंट लग रही है और उसमें ये वाले इस तरह की बेंडिंग हो रही है तो वो आपके पास पॉजिटिव मूवमेंट होगी, और अगर आपके पास इस तरह की बेंडिंग हो रही है यानी कनकेव डाउनवर्ड तो इसमें आपके पास ये नेगेटिव मूवमेंट होगी। और एक आपके पास इन्फ्लेशन पॉइंट होता है, इन्फ्लेशन पॉइंट जो है वो आपके पास क्या होता है कि जहां पे भी आपके पास मूवमेंट में चेंज आ जाए, मूवमेंट ये देखें यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ पे चेंज आया, या जहां पे आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, वो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। थैंक यू, ये आपका आज का लेक्चर था, ठीक है, अबाउट एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट फ्रेम, और कुछ बाकी जो है लास्ट लेक्चर का रह गया था थोड़ा सा वो हमने पढ़ा।